जेडी एनुअल समिट 2025 जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और सपोर्ट के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। You have very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. पाकिस्तान वालों ने ट्रंप को पिटिशन की है कि साहब कि मोदी का अमेरिका आना जो है उसके ऊपर रोक लगा दो। कोई तो है ना पीछे जो वहाँ बैठा हुआ ट्रंप को एग ऑन कर रहा है, जो उसको ये बातें याद दिलाता है, जो उसको बार बार ये ट्रिगर देता है कि ये करो, देखो ऐसा हो गया, देखो वैसा हो गया। $80,000 के लगभग पर कैपिटा इनकम US की है, भारत की 3 है, और उस $3,000 पे भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। यही अगर कल को 30,000 हो जाए तो $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, जो कि बहुत अधिक होगी US से। US ये तो कहना पड़ेगा कि वो आगे की देख के चलते हैं। वो आगे की देख के चलने के चक्कर में अब वो भारत के ऊपर लगाना चाहते हैं लगाम। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ट्रंप पुराण चालू है, लेकिन सभी लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसके पीछे ट्रिगर क्या है। क्योंकि आज फिर से सवेरे सवेरे जब हम उठे हैं तब अचानक सुनाई पड़ी ट्रंप वाणी, और वो कहते हैं कि नहीं अब कोई बातचीत नहीं होगी भारत से। लो कर लो बात। दूसरी तरफ उधर से सिग्नल आ रहा है कि नहीं 25 तारीख को हमारी टीम आ रही है। तो भाई ये हमारे ट्रंप महाशय चाहते क्या है? और बताएं आपको, पाकिस्तान वाले बड़े एक्टिव हो गए साहब। पाकिस्तान वालों ने ट्रंप को पिटिशन की है कि साहब कि मोदी का अमेरिका आना जो है उसके ऊपर रोक लगा दो। देखो भाई, जिस तरह से ट्रंप ने बदतमीज़ियाँ की हैं और जिस तरह से बकवास की है भारत के बारे में, मुझे तो नहीं लगता है कि ट्रंप बुलाएगा तो भी मोदी जाने वाले हैं। जिस तरह से ट्रंप ने कनाडा से मोदी को बुलाया था और मोदी ने मना कर दिया था, ये भी एक ट्रिगर हो सकता है। ये जो है वो एक इतना बड़ा ईगोइस्ट ट्रंप, वो कहे अच्छा मैंने बुलाया नहीं आया, अब मैं देखता हूँ। लो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई 30 बार मैंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया है और मोदी ने उसको नकार दिया, मुझको झूठा साबित कर दिया। लो अब बताता हूँ। ये आपको लगेगा कि ये बचकानी बातें हैं, लेकिन ये बचकानी बातें पूरी तरह से हो सकती हैं। लेकिन कोई तो है ना पीछे जो वहाँ बैठा हुआ ट्रंप को एग ऑन कर रहा है, जो उसको ये बातें याद दिलाता है, जो उसको बार बार ये ट्रिगर देता है कि ये करो, देखो ऐसा हो गया, देखो वैसा हो गया। क्योंकि US और चाइना के झगड़े के बीच में भारत जो था वो राइज करने का प्रयास कर रहा था, और US के जो डीप स्टेट हैं उसने चाइना को अपना लॉन्ग टर्म एनिमी मान रखा है। ये पक्की बात है। चाइना भी ये चीज़ जानता है कि शॉर्ट टर्म में यदि कोई डील हो भी जाएगी या कुछ मान लीजिए क्रिटिकल मिनरल्स की वजह से अभी यदि ट्रंप मान भी जाएगा, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। जिस दिन उसको क्रिटिकल मिनरल्स की ऑल्टरनेट सप्लाई मिल जाएगी उस दिन वो फिर से 50%, 60%, 100%, 200% फिर से चाइना के ऊपर हमला करेगा ही करेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहले उसने नहीं कहा, नहीं किया है ये काम। उसने अपने हर एलाइज के साथ, हर मित्र देश के साथ, हर ट्रीटी देश के साथ में यही व्यवहार किया है समय समय पर। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है जापान। मिलेनियल्स को शायद पता ना हो, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 1980 के दशक में
जब मैं मिडिल ईस्ट जाया करता था तो पूरा मिडिल ईस्ट जो था वो जापान के माल से भरा रहता था और बड़ा क्रेज़ था, पूरी दुनिया में क्रेज़ था। आप यूएस भी जाते थे तो वहाँ पर बस जापान के माल से भरा रहता था सब चीज़। जो ट्रेड डेफिसिट थी यूएस की जापान से, वो इतनी भारी हो गई थी कि भाई पूरे यूएस में ये चिंता हो गई थी कि क्या जापान जो है वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को खा जाएगा। वो समय था जिस समय ये बातचीत चल रही थी कि साहब कि हमें क्या अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि डॉलर जो था वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था उस समय। जैसे आज डॉलर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उस समय इन लोगों ने सोचा कि भाई डॉलर को डीवैल्यू किया जाए। और एक मीटिंग हुई, प्लाज़ा अकॉर्ड बोलते हैं उसको, 1985 में प्लाज़ा होटल में हुई थी चूँकि यूएस में, तो उसको प्लाज़ा अकॉर्ड बोलते हैं। उसमें 5 G7 के जो देश थे वो इकट्ठे हुए थे, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस और जापान। और उसमें ये तय किया गया कि भाई ये डीवैल्यू किया जाएगा यूएस डॉलर को। और वो डीवैल्यू उन्होंने किया, और उसके चक्कर में एक ज़माने में जब $1 में 254 येन हुआ करते थे, 1990 होते होते येन की वैल्यू जो थी वो 133 पे आ गई। आप देख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट 35% एप्रिसिएशन हो गया येन का। और इस 35% एप्रिसिएशन से नतीजा ये निकला कि जापान की जो वस्तुएं थीं, ख़ासतौर से ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो थीं, वो उतनी कम्पेटिटिव नहीं रही यूएस में जो पहले हुआ करती थी। और उसके नतीजे में एक वहाँ पे कुछ जिसको बोलते हैं जापानीज़ एसेट प्राइस बबल, तो वो इसको कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने मॉनेटरी एक्सपेंशन किया, पैसे छापे, नोट छापे, उस चक्कर में वो जो इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ा और सब ये स्थिति हो गई कि तब से लेके आज तक जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो 0 से 1% के ही स्तर पर रहती है। यानी जापानीज़ अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी जापान से समझौता करके। अच्छा, जापान की क्या दिक्कत है कि चूँकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था अमेरिका को, और जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी अमेरिका ने बनाया था, तो जापान एक तरह से यूएस के बाहर नहीं जा सकता। इनकी फॉरेन पॉलिसी तक यूएस डिक्टेट करता है, इनकी मिलिट्री पॉलिसी भी यूएस डिक्टेट करता है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी में स्वतंत्र थे। उस इकोनॉमिक पॉलिसी को भी यूएस ने चाँप लिया, कब्जा कर लिया उसके ऊपर। जहाँ तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, तो यूरोपियन यूनियन को भी आप ये देखें कि लगभग इनको भी एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहा है अमेरिका। और न केवल ट्रंप की दिक्कत यही है कि वो बोल देता है मुंह से, लेकिन पहले के भी जो भी प्रेसिडेंट हुए हैं वो यूरोप को तो इसी तरह से ट्रीट करते रहे हैं ना। और यूरोप वालों ने मिलकर यूरो बनाया भी था इस हिसाब से कि साहब कि हम डॉलर से मुकाबला कर लेंगे, लेकिन कर कहाँ पाए। उनकी जो इंडस्ट्री है और जो इनका जो ग्रोथ रेट है वो यूएस से भी कम है। तो यूरोप को, जापान को, इनको कंट्रोल करता रहा है। चाइना जो है वो इनके काबू से बाहर निकलने लगा। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 साल से चाइना को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये जो टैरिफ वॉर है हमारे भाई का, ट्रंप अंकल का, वो इसी दिशा में एक कदम है। तो इसमें यदि आप देख रहे हैं कि वो जापान को आगे नहीं निकलने दिया, ईयू को आगे नहीं निकलने दिया और चाइना को आगे नहीं निकलने दिया, तो भारत को आगे कैसे निकलने देगा? वो भारत को आगे निकलने देने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यदि भारत आगे निकल जाएगा तो भारत के जो सिस्टम्स हैं, और भारत इतना एक्सपोर्ट डिपेंडेंट भी नहीं है, भारत के जो लोकल कंजम्पशन है वो, भारत की अर्थव्यवस्था 60-65% जो है वो लोकल कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और वो लोकल कंजम्पशन, चूँकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और वहाँ अभी जो पर कैपिटा इनकम है वो मुश्किल से $3000 है, तो भारत की संभावनाएं असीमित और अपरंपार हैं।
आप ये देखें कि $80,000 के लगभग पर कैपिटा इनकम यूएस की है, भारत की 3 है, और उस $3,000 पे भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। यही अगर कल को 30,000 हो जाए तो $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, जो कि बहुत अधिक होगी यूएस से। तो यूएस ये तो कहना पड़ेगा कि वो आगे की देख के चलते हैं। वो आगे की देख के चलने के चक्कर में अब वो भारत के ऊपर लगाना चाहते हैं लगाम, और भारत के ऊपर यदि लगाम लगाना चाहते हैं तो उसका केवल एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि भाई यदि यहाँ पर मजबूत सरकार रही, जैसे कि मोदी सरकार है, और मोदी सरकार लगातार 11 साल से ऊपर हो गए चलते हुए इसको, और 15 साल तक तो चलना बिल्कुल पक्का है, तो उनको ये लग रहा है कि यहाँ भी हमारी एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कठपुतली, उस तरह की सरकार होनी चाहिए। वो कठपुतली सरकार होगी तो हमें यहाँ की पॉलिसीज डिक्टेट करने में बड़ी आसानी होगी। इसके लिए उनके पास राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी न केवल देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते हैं, वे पूरी की पूरी उनकी जो ऊर्जा है और पूरी की पूरी जो उनकी निष्ठा है वो स्वयं को प्रधानमंत्री बनाने तक ही सीमित है। लेकिन समस्या है, अमेरिका को ये भी पता था, अमेरिका ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन देखा कि ये साहब बनेंगे नहीं। ओबामा ने तो कह ही दिया कि साहब कि ये जो कहा उसका अर्थ यही था कि साहब इसमें दम नहीं है। जो भी ओबामा ने अपनी आत्मकथा में ही लिखा हुआ है, he has an unformed quality upon him. He comes out as a student who is very passionate but doesn't have much understanding. अब इसका अर्थ आप अपने आप निकाल लें और कमेंट में लिख दें कि इसका जो है वो एक शब्द में हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो जो ट्रंप कर रहा है वो वही है जो प्लान यूएस ने कर रखा था, बस ये है कि ट्रंप ने इसको जल्दी कर दिया, और ये भारत के हक में है कि हमें ये अच्छी तरह से पता चल गया कि भैया इनकी प्लानिंग क्या है। और अभी बीच में जो हम देख रहे थे कि लोगों को लगने लगा था, या हमारे प्लानर्स को लगने लगा था कि साहब कि यूएस के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा हुआ कि ये भ्रम पूरी तरह से टूट गया। और अब कम से कम अगले 30 वर्षों तक कोई भी इस भ्रम में नहीं रहेगा कि अमेरिका किसी भी तरह से भारत का हितैषी है। अमेरिका केवल अपना हित देखता है, इसलिए अमेरिका का हित जहाँ सधता है वहाँ पे आता है। अब हमें भी इसी तरह से हमें ट्रांजैक्शनल डीलिंग करनी है अमेरिका से कि हाँ भाई ठीक है, एक मामले में जहाँ हमारा हित होता है वहाँ पे हम तुमसे बात करेंगे, जहाँ नहीं होता है वहाँ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो म्यूचुअल जहाँ होता है वहाँ पे भी बात कर लेंगे। तो भाई बात करनी है तो म्यूचुअल वाली बात करो, क्योंकि जहाँ उनका हित नहीं होता वो नहीं करेंगे, जहाँ हमारा हित होता है अहित होता है वहाँ हम नहीं करेंगे। तो फिर जहाँ म्यूचुअल बेनिफिशियरी होगी वहीं पर एक ट्रांजैक्शन रखो और लिमिटेड रखो। और ये जो भारतीयों का ये H1B का जो व्यसन है, या इतना सारा हम एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, इन सबको डिस्करेज करो। कहीं भेजना है तो दूसरे जो और मित्र देश हैं वहाँ भेजो, जाने दो। और बहुत सारी तो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जिस तरह का बिल्कुल हिंदू फोबिक हो रही हैं, इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो। खाली ट्रंप जो ब्लैकलिस्ट कर रहा है जिनको ना, उनको ब्लैकलिस्ट तो तुरंत ही कर दो। कह दो ट्रंप से, देखो भाई ट्रंप तुमने कोलंबिया को ब्लैकलिस्ट किया, हार्वर्ड को ब्लैकलिस्ट किया, हमने भी कर दिया। और बिल्कुल अपनी शर्तों पर कि जहाँ कहीं भी कोई भी हिंदू फोबिक चीज़ होगी वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये समय और भी अच्छा है इसलिए कि अभी तक हम थोड़ा ध्यान रखते थे कि भाई अगर हम पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो साहब पश्चिम से, विशेषकर यूएस से, वहाँ से विरोध आएगा। अब उस विरोध की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जिस दिशा में हम देश को ले जाना चाहते हैं, जिस पुरानी संस्कृति को, हमारी संस्कृति को अंगीकार करना चाहते हैं, उसको खुल के करें। ये एक अवसर है, आपदा नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।